हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बेसिक लेक्चर है जिसमें हम केवल इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। स्टार्टिंग का पोर्शन सिर्फ लेने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या इंपैक्ट होने वाला है इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो देखो, पहली हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। पहले हम कंसेप्ट ऑफ चार्ज को समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ चार्ज को समझने के बाद हम इस चीज को समझ चुके होंगे कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज में जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ चुके होंगे, और उसके साथ एक चीज और समझनी है कि मास के साथ चार्ज का क्या रोल होता है। क्या चार्ज जाता है तो मास भी जाता है, अगर जाता है तो कैसे, वो सारी चीजें इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं। तो पहली बात शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज को। तो आप कंसेप्ट ऑफ चार्ज को कैसे देखते हैं? देखो, कोई भी, जैसे मेरे पास मार्कर है ना, कोई भी चीज हो, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, हम अभी ये लेके चल रहे हैं कि जो हमारे पास बेसिक चीज है वो है बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम क्वार्क थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो बेसिक है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो हमने पहले क्या समझा कि मैटर क्या चीज होती है, उसको अंडरस्टैंड करिए। तो मैटर क्या चीज होती है? मैटर वो है जो स्पेस ऑक्युपाई करे, ठीक है, जिसके पास मास हो। तो उसको कैसे डिफाइन करना है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम इन्हीं को बेसिक्स मान करके अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो हमने क्या लिया कि हमारे पास जो एटम होता है, तो जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है? एटम से बनता है। एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो यहां जरा देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये जो ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ऐसा मैंने दिखा दिया, ठीक है। यहां पर बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब आपको यह समझना है कि जब भी चार्जिंग का रोल होगा, जब आप चार्जिंग के कंसेप्ट को समझेंगे तो कौन अपना रोल प्ले करता है? प्रोटॉन प्ले करते हैं कि इलेक्ट्रॉन करते हैं? अब उस चीज को समझने के लिए जरा देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए। पहला एग्जाम्पल मेरे पास ये है और दूसरा एग्जाम्पल ये है। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। यहां पर मैं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करता हूं। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहा हूं। तो जैसे मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो क्या देखा? ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास जो ग्लास रॉड थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और जो सिल्क था वो कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही रबर रॉड को मैंने फर के साथ, एनिमल फर के साथ रब किया तो क्या देखा कि जो रबर रॉड थी वो नेगेटिव चार्ज हो गई और ये जो थी फर वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। लेकिन थोड़ी सी मैं थ्योरी भी बता दूं आपको साथ में। देखो, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने से पहले स्टडी की गई, और पहले किसने स्टडी की? न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था हमारे पास। तो न्यूटन ने ग्लास रॉड और सिल्क को पास पास रखा और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या होता है? F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, और ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया। क्या? Fg = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उनको कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखा गया। देखा गया कि ग्लास रॉड और सिल्क एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, या कर भी रहे थे तो इतना कम फोर्स था कि दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं शो हो रहा था। तो उस बात को तो नहीं समझ पाए, लेकिन जब उनको आपस में रब किया गया तब वो एक दूसरे के पास लाने पर अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल लिया गया रबर रॉड और फर को। जब रबर रॉड और फर को भी सर्टेन डिस्टेंस पे रख करके न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई किया गया, इस फॉर्मूले से देखा गया कोई अट्रैक्शन नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि रब करने के बाद रबर रॉड और फर में भी अट्रैक्शन आ गया। तो कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन आ रहा था आफ्टर रबिंग। उस चीज को
उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। क्या? जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस पर जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे पहुंचे हैं तो इसका मतलब है इसका मास बढ़ गया है, इसका मास m से डेल्टा m हो गया है। ठीक है, इस वाले का मास क्या हो गया है? इस वाले का मास m से माइनस डेल्टा m हो गया है। ये बात समझना है, जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है, लेकिन बहुत कम लेवल की बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपके पास लाखों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, उसकी वजह से जब टोटल 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसलिए चार्ज के ट्रांसफर होने के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां बोलते हो उसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब वो कैसी, उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर नेगेटिव है, वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है इसका मतलब उसका नेचर पॉजिटिव है और वहां पर मास, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो मास भी गया होगा, इसका मतलब मास भी अफेक्टेड होता है चार्ज के ट्रांसफर होने के साथ साथ। तो आपको यह बात समझ में आई। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब करने के बाद उसमें अट्रैक्शन आया। तो क्यों आया? क्योंकि वहां पर चार्ज रिस्पॉन्सिबल था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था? वहां मास रिस्पॉन्सिबल था फॉर द अट्रैक्शन। यहां पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो डिपेंड करता है किस पर? चार्ज के ट्रांसफर पर। तो यहां पे क्या होगा? ओनली चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन। किसके अकॉर्डिंग है? मैं लिख दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, only charge is responsible for attraction। अब रिपल्सन होगा तो उसका केस उसी तरह से आप डील करोगे कि अगर इस रॉड, पहले ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करिए, उसको कहीं से फ्रीली थ्रेड के थ्रू हैंग कर दीजिए, फिर दूसरी ग्लास रॉड लीजिए उसको सिल्क के साथ रब करिए, फिर उसके पास ले जाएंगे तो उसमें रिपल्सन आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर ही देगा। तो ये बात जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद ये समझना है आपको कि कैसे कोई न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन में, कोई न्यूट्रल एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाता है? वो इट बिकम पॉजिटिव। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एटम या कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर दो बॉडी को रब करेंगे तो कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी? हाँ, इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। एक आपने वर्ड सुना होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी पहले फर्स्टली, और जिसका ज्यादा होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। यह आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस इलेक्ट्रिक सीरीज को याद रखिए, इस इलेक्ट्रिक सीरीज को याद रखिए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक सीरीज है। क्या है? इलेक्ट्रिक सीरीज। इस सीरीज के थ्रू आप जस्टिफाई कर पाएंगे। ये आपके पास इलेक्ट्रिक सीरीज है। इसमें से आपको देखोगे ऊपर जाने पर वो चीज क्या होगी, यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहां आने पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास एक सीरीज होती है। इस सीरीज के थ्रू भी आप अपने आप जो एग्जांपल ले रहे होंगे उसके थ्रू मैं आपको क्लियर भी कर दे रहा हूं। देखो ये ग्लास है
एक मैंने ग्लास का एग्जांपल लिया है और सिल्क का लिया है। तो ग्लास देखिए ऊपर है और सिल्क नीचे है, तो सिल्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, ग्लास पॉजिटिव होगा। तो मैंने ग्लास और सिल्क को एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप देखो, व्हेन अ न्यूट्रल एटम, एक मैं न्यूट्रल एटम ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सोडियम, क्या लेता हूं, Na का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 10 है। अब यहां पर देखो ये न्यूट्रल एटम है, इसके पास नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां इसके पास 10 है, एंड प्रोटॉन भी इसके पास कितने हैं, 10 है। तो इसका मतलब इसके पास चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है इसके पास, जो नेट चार्ज इसके पास होगा वो 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। अच्छा, लेकिन अगर अभी इसकी न्यूट्रलिटी को हम डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि किसी बॉडी पे चार्ज कब आता है, जब हम एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दें। डिस्टर्ब कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई वी कैन नॉट ट्रांसफर द प्रोटॉन फ्रॉम द एटम। तो आपको देखना है यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस घर होता है ना, घर के अंदर से यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं, यहां से पॉसिबल नहीं है प्रोटॉन को निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके इस ऑर्बिट्स में है, इलेक्ट्रॉन को इजीली निकालना, ट्रांसफर करना आसान होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज, ठीक है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है, अंडरस्टैंड, किसी बॉडी पर जो चार्ज आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। प्रोटॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द चार्ज ऑन अ एटम। तो यहां पर क्या आएगा, अगर मैं ऐसा लिखूं Na+, इसका मतलब हो गया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसका अब मास भी कम हो चुका है। अब इसके पास क्या आएगा, इसके पास 10 नहीं 11 आ जाएगा। अब 11 आने से क्या हुआ, इसके पास क्या आएगा, अब न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, न्यूट्रलिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई। यहां पे क्या आया, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आपके पास देखो, इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, 10, और प्रोटॉन इसके पास कितने आ गए, प्रोटॉन आ गए इसके पास 11, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज्यादा आ गया। तो यहां पे न्यूट्रलिटी अब डिस्टर्ब हो गई। तो नेट चार्ज कितना हो गया, जो नेट चार्ज होगा इसके पास, जो नेट चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +E आ जाएगा। इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा आ गया। इस तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल भी क्लोरीन का समझना है। ऐसे ही क्लोरीन के साथ क्या देखते हो, क्लोरीन में देखेंगे आप तो क्या मिलेगा, जैसे मैं Cl- ले लूं, Cl- का मतलब क्या हो गया, इसके पास 18, यहां पे इसके पास कितना आ गया, इसका अगर Cl होता तो 17 होता एटॉमिक नंबर, अब यहां Cl- आ गया, इसका मतलब 18 हो गया। 18 का मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन तो आपके पास कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए 18, और प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन इसके पास हो गए 17। अब यहां पे नेट चार्ज कितना आया, नेट चार्ज आप देखते हैं तो नेट चार्ज यहां पर नेगेटिव आ गया, कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आपको ये देखना है कि ये आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो यहां पे न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने से ही हम चार्ज पता लगाते हैं। अब यहां पे जो भी चार्ज आएगा वो क्या होगा, जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है E, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। कहीं पर भी जो चार्ज का ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, जब आप बॉडी को रब करोगे, ठीक है, बॉडी को कांटेक्ट में रखोगे, बॉडी में इंडक्शन के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, वो चार्ज हमेशा E के मल्टीपल में ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बेसिक बता दी, और ये इलेक्ट्रिक सीरीज याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक सीरीज के थ्रू आप ये कंपेयर कर पाओगे कि कब और किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्लियर हो चुका है। अब कंसेप्ट ऑफ चार्ज के जस्ट बाद हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये मैटर की प्रॉपर्टी। देखिए हम 11th में डिस्कस करते थे, क्या हम 11 में डिस्कस करते थे, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास और दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो 11th क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मैटर की प्रॉपर्टी मास से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यहां हमें बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि यहां पे चार्ज से रिलेटेड डिस्कस करनी है। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी मास डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। 12th क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज। तो चार्ज क्या चीज है, चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री
पार्टिकल ऑफ मैटर, जो एलिमेंट्री पार्टिकल मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल है उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो क्या देता है, विच गिव्स राइज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम। जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव नेचर होगा या फिर रिपल्सिव नेचर होगा, इस चीज को शो करता है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इसके यूनिट की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करता हूं मैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फॉर्मूले की। तो हेडिंग लगाइए यूनिट ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज की यूनिट होती है एसआई यूनिट भी होती है और सीजीएस यूनिट भी होती है। तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सीजीएस यूनिट क्या है। यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो यूनिट है मैंने लिख दिया ये और ये। देखिए एक आपके पास एसआई यूनिट है, कैसी यूनिट है, एसआई, और दूसरी यूनिट है कैसी, सीजीएस, ये यूनिट है। तो यहां जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कोलाम। क्या होती है, कोलाम, सिंबल होता है कैपिटल सी। और जो सीजीएस यूनिट है वो होती है दो। क्या होती है, दो होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखता हूं पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। और जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए इसको बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टैट कूलम, इसको बोलते हैं एब कूलम, एब कूलम बोलते हैं। अब जो ये स्टैट कूलम है ये 1 कूलम के कैसे रिलेट करता है, ये 1 कूलम से कैसे रिलेट करता है, तो जरा देखो ये होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम होता है। और जो ये होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम होता है। तो अब चाहो तो यहां से ले सकते हो 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलम। आप ऐसे लिख लो, यहां पे ले सकते हो 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। ये भी आप यहां से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपको एसआई यूनिट पता चल गई चार्ज की और सीजीएस यूनिट पता चल गई। साथ में और मैं आपको बता देता हूं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जरा देखो, मैं यहीं पे ले देता हूं। चलो अच्छा पहले इसको रब कर दूं। यूनिट हो गई, यूनिट के बाद इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT। कैसी क्वांटिटी है ये, क्वांटिटी आप देखोगे तो क्या मिलेगा, क्वांटिटी होती है स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये पता चल गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, देखिए जो ये कैसी यूनिट है, एक तो स्केलर क्वांटिटी है और डेराइव्ड यूनिट है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी एंड डेराइव्ड यूनिट। ये कैसी है, डेराइव्ड यूनिट। अब डेराइव्ड यूनिट है तो डेराइव्ड यूनिट में फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है वो इंक्लूड होती है। तो एम्पियर जो होता है वो होता है फंडामेंटल, टाइम भी होता है फंडामेंटल। तो यहां पे क्या आई का ए आ जाएगा, Q इज इक्वल टू यहां ए आ जाएगा और टी आ जाएगा, क्योंकि टाइम और इलेक्ट्रिक करंट दोनों होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। उनकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर और सेकंड होती है। तो मैंने यहां पे ये बता दिया आपको। तो आपको चार्ज का फॉर्मूला मिल गया, क्वांटिटी मिल गई, डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया और उनकी एसआई यूनिट मिल जाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या होता है। देखिए अब हम एंट्री कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स में, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, ठीक है। तो आप देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज और ये रेस्ट। इसका मतलब हम डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिर्फ हम इतना बना सकते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन आप रेफरेंस जब बुक देखेंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी होती है, वो भी आपको आनी चाहिए। क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लिखा होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट, या विच डील्स विथ, ऐसा लिख देता हूं मैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ which deals with electric force, electric field and electric potential, electric forces, electric field and electric potential arises due to static charges, arises due to static charges। स्टैटिक चार्जेस का मतलब हो गया रेस्ट चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अराइज होती है ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस, उसको हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां पर अराइजेस ड्यू टू लिख लीजिए, अराइजेस फ्रॉम लिख लीजिए, कोई इशू नहीं होता ना। बहुत सारी बुक्स में अराइजेस फ्रॉम भी लिखा होता है। अराइजेस ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस या रेस्ट चार्जेस, चाहो तो मैं लिख देता हूं रेस्ट चार्जेस। इसके बाद आपको समझना है कि मोशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्या समझना है, मोशन ऑफ चार्ज। तो मोशन ऑफ चार्ज पर जाने से पहले मैं आपको बेसिक एलिमेंट्री चार्ज बता दूं। क्या बता दूं, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। तो हेडिंग लगाओ, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल लिखो। तो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, देखिए ये आपके पास एटम है। क्या है, एटम। यहां पे न्यूक्लियस है, तो यहां पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो मैं लिख देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ये हमारे पास कोई एटम है, ये हो गया न्यूट्रॉन। तो मुझे चाहिए क्या, जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनका मुझे क्या चाहिए, मुझे उनका मास चाहिए और चार्ज चाहिए। तो मास जरा देखो क्या होता है, जिनका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना होता है 9.1 10⁻31 kg। ये आपको आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लेक्चर है। यहीं से आपको कुछ वैल्यूज अपने माइंड में सेट कर लेनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में इनका बहुत काम आएगा। जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वहां मास की जरूरत है, जहां इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वहां पर चार्ज की जरूरत है। तो चार्ज और मास अपने माइंड में स्टोर करके ही चलना है। तो देखो चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा माइनस, मैं इसको क्यू लिख देता हूं समझने के लिए, -1.6 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन का कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 10⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ये होता है न्यूट्रल। Qn क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज।
लेकिन इसका जो मास होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -27 kg होता है। लेकिन अगर कभी आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डील करना हो तो आप एक चीज का मास याद रखिए और न्यूमेरिकल थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, नोट ये रख लीजिए कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इस वैल्यू को अगर छोड़ भी देंगे, 1836 है, तो वहां से क्या हो सकता है, आप इजीली ले सकते हो कि मास ऑफ जो प्रोटॉन है उसको मैं अगर 1800 लिख दूं फॉर इजी कैलकुलेशन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आप ये लिखिए या ये लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं आता। इस तरह से आप देख रहे हो कि मास ऑफ प्रोटॉन, जहां भी कहीं आपको मास ऑफ प्रोटॉन की जरूरत है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मास ऑफ प्रोटॉन को इसके टर्म में लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूं मोशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोशन ऑफ चार्ज लगाइए हेडिंग, मोशन ऑफ चार्ज। तो ये है मोशन ऑफ चार्ज। तो मोशन ऑफ चार्ज को ऐसे समझना है कि अगर चार्ज रेस्ट पे हो, कैसा हो, Q इज इक्वल टू कहां पे है, ये आपके पास अभी क्या है, Q क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब हो गया Q चार्ज है और ये V इज इक्वल टू 0 पे है। कहां पे है, V इज इक्वल टू 0 पे है। अगर V इज इक्वल टू 0 इसका मतलब कैसा है, रेस्ट पे है। कैसे है, रेस्ट पे। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो केवल एक ही फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, इट प्रोड्यूसेस ओनली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन अगर चार्ज चल रहा है, क्या है, अगर चार्ज कैसा हो, मोशन में हो, क्यों कैसा हो, मोशन में हो। अब मोशन में है तो मोशन कितने तरीके से होगा, अब वो हो सकता है कि एक्सेलेरेटेड हो सकता है नॉन एक्सेलेरेटेड हो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू 0, पहला ये है, दूसरा ये आपको मैं लेता हूं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज हमारा चल रहा है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज चलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, वो दोनों फील्ड बनाएगा। लेकिन वही चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा हो या डी एक्सेलरेट हो रहा हो, इसका मतलब है कि अब की बार v इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, या तो एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा। इस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी रेडिएट होगी, एंड एनर्जी रेडिएट्स in the form of EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होगी। तो मतलब क्या क्या बना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और EM वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। आपको ये याद रखना है कि मोशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज हमारा रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है। तो अगर रेस्ट पे है तो क्या कंडीशन बनने वाली है, मोशन में है तो क्या बनने वाली है, इन चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं, जिससे कहीं पर आपको लिखना पड़े कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, तो आप इजिली समझ सकें, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहां तक का काम हो जाएगा इस लेक्चर में। तो हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो एक साइड में आप लिखेंगे चार्ज, दूसरे साइड में लिखेंगे मास। तो यहां लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज लिखिए या इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए, बोथ आर सेम। और यहां लिखिए मास। देखिए कुछ चीजें आपको आगे चल के समझ में आ जाएंगी कि जो यहां मैं लिख रहा हूं वो प्रॉपर्टीज ही होंगी आगे। तो जैसे क्या होता है, पहले चीज
इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। तो मैं लिखता हूं इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लेकिन जो मास होता है इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये होता ही है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद होगी क्योंकि सबको वेल नोन होता है, कुछ नहीं मालूम है तो चार्ज और मास की यूनिट ही लिख दीजिए। तो एसआई यूनिट ही लिखना। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? इट्स यूनिट इज सॉरी, इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम। यहां क्या लिखोगे? यहां क्या लिखोगे? इट्स एसआई यूनिट इज केजी, इसकी केजी हो जाएगी। अब देखो जो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूं वो आपको आगे समझ में आ जाएगी क्योंकि वो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, इधर मास की प्रॉपर्टी होती है। जैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड। आगे आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की चार्जेस में कि क्वांटाइज कैसे होता है। क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्वांटाइज का क्या मीनिंग है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। फिर क्या होता है? इट इज कंजर्व, इट इज कंजर्व्ड। यहां पे क्या होता है? इट इज नॉट कंजर्व, इट इज नॉट कंजर्व होता है। ठीक है, अब देखो और क्या होता है। फिफ्थ, जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, इट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है? इट इज वेरिएंट होता है, इट इज वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब होता है दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप देख रहे हो मास स्पीड के साथ चेंज होता है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि दिन में आप दौड़ने लगो, दौड़ के देखो कि आपका मास बढ़ गया, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है ना। जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी तभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जरा देखो यहां पे जो चार्ज होता है Q रेस्ट पे हो और Q मोशन पे हो, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे चार्ज मोशन पे हो, तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अच्छा और देखो क्या हो सकता है। हाँ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैसा हो सकता है? 6 नंबर, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस may be attractive or repulsive। ये क्या होता है? 6 नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मास में क्या लगता है? हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स between the masses always be attractive। ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मेन रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कहां पर होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, और जो मास का इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ग्रेविटेशन में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल वाली बात भी आ जाती है। अच्छा, और भी कोई प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। देखो मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, एक तो ये बता सकते हो कि इसका नेचर क्या होता है। मास भी स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो यहां लिख देता हूं मैं 7, ये इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है IT। क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT होता है, तो डेराइव्ड है। ये होता है फंडामेंटल, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और भी एक चीज देखो क्या हो सकता है, ये स्केलर होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है।
क्या होती है? इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, और मैंने आपको 8 पॉइंट्स बता दिए। इसमें से जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। मेन जो पॉइंट है वो क्या है? वो होता है क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और इनवेरिएंट। ये जरूर याद रखेंगे। डेराइव क्वांटिटी होती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्टरी था, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशन कैसा होता है, क्वांटाइजेशन कैसा होता है, चार्ज कैसे इनवेरिएंट होता है, उसका एडिटिव नेचर कैसा होता है, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।